हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए कि जितने भी स्टूडेंट यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आर्टिकल्स से क्वेश्चन हरदम बनते हैं और आपको पता भी होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में क्या कराने वाला हूँ, जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं केवल वो मैं आपको याद कराने वाला हूँ। याद कराने का मतलब ये है कि मैं आपको रटाऊँगा नहीं, बल्कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें कैसे आप ट्रिक लगा सकते हैं या क्या दिमाग में रखेंगे जिससे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही कर पाएँ, इसलिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए मैं देखता हूँ। आर्टिकल 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसको 3 से 4 क्लास में आराम से पढ़ा जाएगा, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आपको याद करने का समय भी मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि पहला आर्टिकल या पहला पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो संघ और उसके क्षेत्र का है। तो इसमें सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आर्टिकल नंबर 1 किसकी बात करता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अगर हिंदी में करेंगे तो इंग्लिश में करेंगे तो उसमें कहा गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र में इंडिया डैट इज़ भारत। मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से दो नाम मिल रहे हैं? इंडिया, दूसरा भारत। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश कहाँ से होगा? बाहर से होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 2 एक्सटर्नल मामलों के लिए है, जो मतलब इंडिया के बॉर्डर के बाहर हो रहा है, उन सब के लिए आपको आर्टिकल 2 से ही सारी चीज़ें होती हैं। एंड 3 से इंटरनल। इंटरनल में क्या होता है कि देखिए इसमें मैंने लिख दिया है एक्सटर्नल एंड ये इंटरनल। एंड इसमें देखिए इंटरनल में क्या होता है कि इंटरनल में जैसे राज्य या आपके देश के भीतर में कोई राज्य की बॉर्डर बदल रही है या एक राज्य में दो राज्य बढ़ जा रहे हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आती हैं। तो आपको फर्स्ट पार्ट में केवल ये 3 चीज़ याद रखना है। पहला संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा एक्सटर्नल मामला, आर्टिकल 3 क्या है? इंटरनल मामला। आराम से याद हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि नागरिकता में आपको 5 से 11 ये पता होना चाहिए। एंड उसके बाद नागरिकता में केवल आपको ये देखना है कि ये आर्टिकल 6 एक बार देख लीजिए कि पाकिस्तान से भारत आए हैं उनके संबंध में क्या है। साथ में क्या है? पाकिस्तान को जाने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। एंड उसके बाद देखिए कि भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, मतलब जो कुछ भारत के बाहर रह रहे हैं उनके लिए नागरिकता के अधिकार आपको 8th में दिया गया है। एंड 9th आपका क्या कहता है कि अगर आपने किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता या किसी विदेशी राज्य में वहाँ पर आपने नागरिकता ले ली तो भारत में आप नागरिक नहीं रह जाएंगे। ये आर्टिकल किस में है? 9 में है। एंड उसके बाद आपको जो पढ़ना है, अब आएंगे हम लोग फंडामेंटल राइट में। तो पहला फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 जो है वो आपके परिभाषा है, और ये परिभाषा किसकी है? ये स्टेट की परिभाषा कहती है। अब आप कहेंगे तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि स्टेट की परिभाषा में कौन कौन आता है, कि स्टेट के अंदर कौन कौन आता है, ये चीज़ें इसमें आपको आर्टिकल 12 में दिया गया। 13 क्या कहता है कि आपको कि अगर कोई भी रूल, लॉ या कुछ भी बन रहा है, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? नल एंड वाइड हो जाएगा। यही कहता है कि आर्टिकल 13 देखिए कि मूल अधिकारों के असंगत या उनके अल्पीकरण के करने वाली विधियां दी गई हैं। अब हम आगे देखेंगे आर्टिकल 14, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि विधि के समझ समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब कानून के समक्ष सभी लोग समान है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 14 आपका क्या है? विधि के समक्ष समानता। एंड अब देखिए जब 15 में जाएंगे तो आपको याद रखना है 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी में भेदभाव या निषेध नहीं किया जाएगा। एंड देखिए कि 16 में क्या आता है? लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। मतलब कि कोई भी पब्लिकली, मतलब जैसे आप अगर मान लीजिए नौकरी की बात हो रही है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब कि जैसे अगर कोई 10 पोस्ट भी गवर्नमेंट की निकलती है तो उसमें देखिए सभी लोग एलिजिबल होते हैं भरने के लिए, चाहे वो फॉर्म 10 लाख ही क्यों ना भराएं या 50 लाख स्टूडेंट ही क्यों ना फॉर्म भर दें, लेकिन सबको फॉर्म भरने का मौका मिलता है। या जो भी गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, सरकारी चीज़ें हैं, उसका लाभ लेने का अधिकार सबको है। ये आपको ध्यान रखना है। किसमें? लोक नियोजन के विषयों में सबको समान मौका मिलता है कि वो
लोक नियोजन में जाने का मौका उनको दिया गया। एंड 15 में आपको क्या याद रखना है कि आपको धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूल वंश, आपका जन्म स्थान के आधार पर, इनके आधार पर आपको भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मतलब आपको एक एग्जांपल मैं आपको 15 का देता हूँ। जैसे आप एक स्टूडेंट महाराष्ट्र का है, एक स्टूडेंट छत्तीसगढ़ का है, तो उसको अगर कहीं पर भी या कुछ भी सरकारी लाभ लेना है तो वो दोनों एक बराबर ही रहेंगे। ये नहीं कि आपको मुंबई वाले को प्रेफरेंस देनी है, छत्तीसगढ़ वाला पीछे रह जाएगा, ऐसा नहीं है। कानून के समझ से सब समान है। फिर आपको 17वां याद रखना है। 17वें में क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत किस में होता है? 17वें में। 18वां क्या कहता है कि उपाधियों का अंत करता है, मतलब आप किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं धारण कर सकते। जैसे पहले महाराजा ये सब की उपाधि होती थी, वो समाप्त कर दी गई। सभी को समान नागरिक बनाने के लिए ये ऐसा किया गया था। तो आपको 17 याद रखना है, 18 याद रखना है, मतलब फंडामेंटल राइट का जो भी है आपको सारा याद रख लेना है। और ये आप, मैं जैसे आपको एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, ऐसे ही आप अगर अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच आपने बहुत सुना होगा, तो ये आर्टिकल 19, अब आर्टिकल 19 में देखिए ABCDEFGH तक हो जाते हैं, मतलब 7 थे पहले, उसके बाद अब 6 हो गए हैं आर्टिकल 19 में। एंड इसमें मैं आपको बता दूंगा कि आर्टिकल 19 में के ABCDEFG में क्या है। F जो था 19(1) सब क्लॉस F जो है वो किस में था? इसमें आपको राइट टू प्रॉपर्टी था, वो फंडामेंटल राइट में आता था पहले। अब वो आर्टिकल 300A में चला गया है 44th अमेंडमेंट के द्वारा। अब वो आपका लीगल राइट हो गया है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था कि आपको जो संपत्ति का अधिकार है, अगर आपकी संपत्ति हाईवे पे है, अगर रोड का चौड़ीकरण करना है, तो उसमें ये आपके पास फंडामेंटल राइट जब था तो ऐसा होता था कि आपकी अनुमति के बिना आप उस, मतलब सरकार वो ज़मीन नहीं ले सकती थी। तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए इसको हटा के लीगल राइट अब कर दिया गया है। तो आपकी अगर ज़मीन ली जाती है तो आपको कानूनी प्रक्रिया के थ्रू आपको मुआवजा जो होगा वो सारी चीज़ें देकर ही आपकी ज़मीन ली जाएंगी। आपको वो एक प्रकार से अधिकार देता है। 20वां क्या कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में, अच्छा, और जो 19 के सारे पार्ट हैं सब क्लास को, उसको मैं शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, आराम से याद हो जाएंगे। एंड 20 में आपको याद रखना है अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। एंड 21 तो आप सभी को पता है, उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 21A आपका क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार के बारे में बताता है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार वाला ये 86th अमेंडमेंट में आया था, ये आपको ध्यान रखना है। एंड अब 22वां देखिए कि 22वें में क्या कह रहा है कि गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं 20 और 22 में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि अपराध, मतलब कि पहले दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। आपकी गिरफ्तारी, मतलब गिरफ्तारी बाद में हो रही है, दोष सिद्धि के लिए पहले ही आपको संरक्षण है, उसके बाद गिरफ्तारी वाला बाद में आएगा। दोष सिद्धि मतलब पहले दोष को सिद्ध करने के संबंध में आपको छूट है कि आपको दोष जो है वो सिद्ध करने के लिए, मतलब आपको कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब आपको पहले संरक्षण पहले मिल जाएगा एंड गिरफ्तारी का बाद में प्रावधान है। तो इस तरीके से आप 20 और 22 में कन्फ्यूजन नहीं होंगे। और 23 और 24 में जो कन्फ्यूज़न होता है उसको देख लीजिए। 23वां क्या कह रहा है कि बलात्श्रम व मानव का दुर्व्यवहार, मतलब फोर्स्ड लेबर जो होता है वो आपका 23 में आता है। 24 में क्या है कि चाइल्ड लेबर को रोकता है। एंड 25 देखिए कि 25 क्या कहता है कि अंतःकरण की ओर धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, मतलब 25 में आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। ये सारी चीज़ें किसमें है? आर्टिकल 25 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आर्टिकल 26 क्या कहता है कि जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसके मैनेजमेंट करने की आपकी पूरी स्वतंत्रता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध में की स्वतंत्रता है। एंड 27 क्या कहता है? टैक्स कलेक्शन के बारे में बात करता है कि कर संदाय के बारे में स्वतंत्रता, मतलब आप किसी धर्म विशेष में अगर आप चंदा दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ों में आपके टैक्स में छूट के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको 27 में आता है। एंड उसके बाद कह रहा है 28वां क्या कह रहा है कि निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों व पूजा में, मतलब आपका जिस भी धर्म में आपका विश्वास है आप उस धर्म की जो भी। अब आर्टिकल 29 देखते हैं। देखिए 29 क्या है? 29 एंड 30 दोनों अल्पसंख्यकों के लिए है।
तो बस ये याद आपको रखना है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात होगी तो 29 होगा। एंड 30 में क्या कह रहा है कि शिक्षा संस्थाओं में की स्थापना व प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार क्या है कि एजुकेशन से रिलेटेड अल्पसंख्यक के जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 30 में आ जा रहा है। एंड 29 में क्या आ जा रहा है कि अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण। एंड उसके बाद जब एजुकेशनल की बात होगी तो 30 में चले जाएंगे। एंड देखिए 31 जो था संपत्ति वाला 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 300A में चला गया है। तो ठीक है, आपको फिर 32वां याद रखना है। 32वां क्या कहते हैं कि इसमें जो भी दिए गए हैं उसको प्रवर्तित करने के लिए उपचार, मतलब ये है नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है। वो कौन है? आर्टिकल 32 ही आपके फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करता है। इतना आपको याद रखना है। और 34 भी आप याद रख सकते हैं कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि मतलब कि मार्शल लॉ लागू हो तो वहाँ पर क्या होगा, या जहाँ पर सेना का अधिकार या सेना के शासन चल रहा हो वहाँ पर क्या है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन, या मतलब इसमें कुछ उलटफेर हो सकता है, वहाँ पर सेना का कानून को प्रायोरिटी दी जाएगी आपके फंडामेंटल राइट के ऊपर। ये आपको याद रखना है। ये आपका फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके डीपीएसपी के बारे में। तो आपको जो भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। कैसा आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।